हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर गोल्स। मेरा नाम है कमलेश महतो और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड महिला पर्यवेक्षिका का जो एग्ज़ाम होना है और उनमें इस परीक्षा के लिए जिन्होंने मनोविज्ञान का पत्र का चयन किया है उस पत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और इससे पहले भी हमने एक दो कक्षाएं ली हैं जो उनसे इस पत्र से बनने वाले संभावित प्रश्नों को देखा है, साथ ही उनसे बनने उन प्रश्नों के साथ साथ जो उनसे मिलते जुलते संप्रत्यय हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में ही चर्चा की है। तो आज भी हम उसी कड़ी में चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, साथ ही जो प्रश्न होंगे और उनके साथ जो कॉन्सेप्ट जुड़े होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे, है ना। तो माफ़ी चाहेंगे कि बहुत दिनों से आपसे जुड़ नहीं पाए और कक्षाएं नहीं हो पाई। हालांकि अभी परीक्षा की तिथि तय नहीं हुई है, निर्धारित नहीं है। तो समझिए कि जब तिथि तय हो जाएगी तो और थोड़ा एक रेगुलर वे में आप कक्षाएं देख पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको प्रश्न दिए जाएं और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। हालांकि हमारा जो ये कोर्स है उसमें मॉक टेस्ट बढ़िया से अपलोड कर दिए गए हैं, तो जिन लोगों ने नहीं अटेम्प्ट किया हो तो ज़रूर करें। और अगर किसी ने इंटरेस्टेड है कोर्स परचेज करने के लिए तो वो भी कर सकते हैं। स्टडी फॉर गोल्स ऐप पर आप जाके मनोविज्ञान का कोर्स लॉन्च है तो उसका आप प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, मॉक टेस्ट ले सकते हैं, है ना। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो और अभी बात आगे और होगी, कोर्स के बारे में बताएंगे, है ना। तो आज हम मुख्य प्रश्नों को लेकर आए हैं इसमें, और फिलहाल हमारा स्टडी फॉर गोल्स परिवार की तरफ से एक महत्वपूर्ण किताब आई है जैसे जेपीएससी पीटी के लिए, है ना। तो यह जो पुस्तक है मेरे ख्याल से मेरे सामने भी होनी चाहिए। तो देखिए यह पुस्तक लॉन्च कर दी गई है, तो ये अगर आप जेपीएससी की तैयारी कोई कर रहे हैं तो आपके लिए पुस्तक महत्वपूर्ण हो सकती है। इसमें 2500 प्लस ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का एक श्रृंखला है, बहुत ही एक्सपर्ट लोगों के द्वारा यह बनाया गया किताब है। तो आप मैं रिकमेंड करूँगी ज़रूर इसका लाभ उठाएँ और इस किताब के जरिए आप अपनी तैयारी को पुख्ता और बेहतर बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे सामने मनोविज्ञान जो पत्र है उसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो जो हमारे सामने पहला प्रश्न है वह है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है ना। ये पुस्तक है, अगर आप मनोविज्ञान पढ़े हैं तो मुझे लगता है कि आप डैनियल गोलमैन से और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे शब्दों से भली भांति वाकिफ़ होंगे, है ना। चलिए थोड़ा सा पेन को डार्क करते हैं, नहीं लग रहा है, ठीक है ना, ठीक। तो अब बताइए कि इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ, यह जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है डैनियल गोलमैन। 1995 में यह पुस्तक आई थी, ये ध्यान रखिएगा, 1995 में। और क्या था एक खास इस पुस्तक में ये कहा गया कि अब तक जो हम लोग मनोविज्ञान में पढ़ रहे थे, आपने IQ का कॉन्सेप्ट सुना होगा। IQ का मतलब होता है इंटेलिजेंस कोशेंट, है ना, इंटेलिजेंस कोशेंट IQ। तो हम प्रायः और आज का जो इवन आज का भी आप देखेंगे थोड़ी परिवर्तन हो रही है, लेकिन जो स्कूली करिकुलम है ना, विद्यालयी करिकुलम है, उसमें आप देखेंगे कि वैसे लोगों को बुद्धिमान समझा जाता है, ऐसे लोगों को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, फिर ऊंचे पदों पर भी उनकी वो होती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जनरली वैसे लोगों का चयन किया जाता है जिनकी IQ अच्छी है। IQ का क्या मतलब है? IQ का सीधा मतलब है कि यदि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से रट सकते हैं, है ना, मेमोरी आपकी अच्छी है, आप रीजनिंग कर सकते हैं, थोड़ा तर्क वितर्क कर सकते हैं, है ना, क्लासिफिकेशन कर सकते हैं थोड़ा। तो ये जो क्वालिटीज़ थी इनको हम बहुत हाईली कह सकते हैं कि हाई ऑर्डर का मानते थे, है ना। और कोई ये जो टर्म है इसको कोई नहीं जानता था, इमोशनल क्वेश्चन। हालांकि इसका कॉन्सेप्ट को देने वाले मेयर और सॉल्वी नामक दो मनोवैज्ञानिक रहे, लेकिन इनको पॉपुलराइज करने का, पॉपुलर बनाने का जो श्रेय जाता है ये डैनियल गोलमैन का काम है ना। और इन्होंने 1995 में यह जो पुस्तक लिखी इसमें यह बताया कि कैसे अगर किसी व्यक्ति में IQ है और EQ नहीं है तो फिर जिसके पास EQ है वह ज़्यादा आगे तक बढ़ सकता है जीवन के हर पक्ष में। इवन आज के संदर्भ में भी बहुत बातचीत हो रही है EQ की। तो EQ के जरिए कैसे आदमी ग्रोथ करता है तथा एक अपने जीवन को बहुत बेहतर तरीके से जी सकता है ना। तो ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आए ये डैनियल गोलमैन का है ना। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा, इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं इसको। अगर आप, मेरे ख्याल से साइकोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल जानते होंगे इस बात से, मैं ये मान के चल रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये
इमोशनल क्वेश्चन का अगर थोड़ा सा मतलब समझना चाहें तो इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल क्वेश्चन का सीधा सीधा मतलब है, अगर आपने गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत पढ़ा हुआ है तो उसमें जो आप इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस है उससे मतलब उसकी समझिए कि एक तरीके से प्रारंभिक बिंदु उसको समझा जाता है, मतलब आप खुद को तथा आप दूसरों को कितना बेहतर समझते हैं, है ना। यदि आप किसी इंस्टीट्यूशन में हैं, किसी संगठन में हैं, तो आप अपनी क्षमताओं को कितना बढ़िया से समझते हैं, इसके साथ साथ उसको मैनेज करते हैं, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करते हैं, इन सब पर मेनली बात करता है ना। और संस्थागत ज़रूरतों के मुताबिक अपने आप को कैसे ढालते हैं, इन सब चीज़ों पर ये बात करती है। तो ये एक मान कह सकते हैं कि आपके इमोशन से जुड़ा पक्ष है, आपके पर्सनालिटी के जो बहुत बारीक बारीक कंपोनेंट्स हैं उससे जुड़ा हुआ ये तथ्य है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये देख लीजिए, ये पुस्तक है इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। चलिए दूसरा प्रश्न हमारे सामने है, कौन सी विधि, हाँ, कौन सी विधि को, इधर से, कौन सी विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है, सोक्रेटिज। तो इनमें से कौन सी विधि है जिसको सोक्रेटिज विधि भी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या यह प्रश्नोत्तर विधि है ना, अन्वेषण विधि है, योजना विधि है या समीक्षा विधि है। प्रश्नोत्तर विधि जिसको क्वेश्चन आंसर मेथड कहते हैं, अन्वेषण मतलब इन्वेस्टिगेटरी मेथड कहेंगे, और योजना विधि का मतलब होता है आप इसको कह सकते हैं प्लान मेथड, है ना, या समीक्षा का मतलब होता है एनालिटिकल कह सकते हैं, इस तरीके का। तो इसमें, या रिव्यू मेथड कह सकते हैं। तो इसमें कौन सा है जो सुकरात मेथड के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। प्रश्नोत्तर विधि जनरली जब सुकरात अपने ज़माने में थे तो अपने सड़क की गलियों में, चौराहों में, अपने जो उस समय की युवा थे उन सबों के साथ एक जो चर्चा होती थी उनकी, वो डायलॉग मेथड कहते हैं उसको, एकदम संवाद चलता था, प्रश्नोत्तर होता था, और उससे इस विधि का मतलब एक तरीके से कहिए कि सूत्रपात होता है ना, शुरू होता है। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नोत्तर विधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पहली आवश्यकता है। हाँ, आप लोगों के जो पत्र है उसमें कई लोग कहते हैं कि चूँकि अगर आप ग्रेजुएशन तक पढ़े होंगे तो शायद आप ये ना मतलब साइकोलॉजी अगर पढ़े होंगे तो शायद आप में रिसर्च वाला पोर्शन ना आया हो, लेकिन आपका जो सिलेबस है उसमें आप खास करके यूनिट 2 जो है उसमें देखिएगा, आप में उसमें लिखा हुआ है साइकोलॉजिकल मेथड्स, और उसमें डिजाइन वगैरह है, रिसर्च है ना। तो रिसर्च में आपका है ठीक ठाक, आप उसमें देखिए रिसर्च के कम से कम बेसिक आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, कि रिसर्च होता क्या है, रिसर्च के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, है ना। तो जो फंडामेंटल चीज़ें हैं उसको तो जानना पड़ेगा। किसी आप में से में ही किसी विद्यार्थी जो कोर्स में एनरोल, उनका फ़ोन आया था, उन्होंने कहा मैंने कुछ वेरिएबल से रिलेटेड क्वेश्चंस लिखा हुआ था, तो उनका क्वेश्चन था कि सर कुछ तो लगता है कि सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं। तो दरअसल आप लोग सिलेबस को देखिएगा, और उसको आप उस सिलेबस को कम से कम एक बार गूगल में टाइप भी करिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसका कितना ब्रॉड एरिया है ना। तो इस तरीके से ना, इसलिए मैंने इस तरीके के प्रश्न आज थोड़ा रिसर्च से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो कह रहे हैं कि अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए, है ना, रिसर्च, अनुसंधान को आप क्या समझेंगे, रिसर्च, इसको शोध भी कहते हैं हिंदी में। तो रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पहले आवश्यकता होती है। इसका मतलब इसको आप एक स्टेप वाइज या सीरियल में आपको बिठाने की जरूरत है इसमें, या पूछा है कि इसमें कौन सबसे पहले आएगा। एक शोध डिजाइन का विकसित करना, मतलब आप रिसर्च डिजाइन जो करते हैं, रिसर्च डिजाइन आएगा क्या, ये रिसर्च डिजाइन हो गया है, ठीक है। तो क्या डिजाइन पहले आएगा, डिजाइन। अब एक शोध प्रश्न तैयार करना, है ना, रिसर्च क्वेश्चन कहेंगे क्या, रिसर्च क्वेश्चन, ये पहले आएगा क्या। डेटा विश्लेषण प्रक्रिया के बारे में निर्णय लेना, इसको हम कहेंगे डेटा एनालिसिस, क्या ये आएगा, है ना, डेटा एनालिसिस लिख दे रहा हूँ मैं। उसके बाद एक शोध परिकल्पना तैयार करना, परिकल्पना का मतलब होता है हाइपोथेसिस, क्या हाइपोथेसिस फॉर्मेशन करेंगे आप, क्या आएगा पहले। तो इसमें जो पहले आएगा सबसे पहले वो आएगा आपका, आप एक शोध प्रश्न तैयार करेंगे, है ना। शोध प्रश्न का क्या मतलब होता है कि आप कोई रिसर्च क्वेश्चन आपके सामने होना चाहिए। आप मतलब देखिए, रिसर्च
के बारे में थोड़ा समझिए कि जब भी कोई रिसर्च करना चाहता है तो उसके सामने एक प्रॉब्लम होना चाहिए, है ना। आप रिसर्च करेंगे कैसे, आपके पास कोई प्रॉब्लम होता है। रिसर्च का मतलब ही होता है व्हेन यू सिस्टमेटिकली फाइंड द प्रॉब्लम ऑफ अ फ्रिवलेंट सॉल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम, फ्रिवलेंट प्रॉब्लम। तो जब आप किसी प्रॉब्लम का, किसी समस्या का समाधान करते हैं एक साइंटिफिक मेथड के थ्रू, तो उसको रिसर्च कहते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली प्रक्रिया होता है वो समस्या का चयन करना होता है। दैट समस्या का चयन इज इटसेल्फ अ क्वेश्चन, है ना। तो इसलिए ये पहले आएगा। आप उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद आप हाइपोथेसिस बना सकते हैं, उसके बाद आप एक डिजाइन बना सकते हैं, एंड देन यू विल गो फॉर द डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस। दीज आर द लेटर प्रोसेस, बाद की प्रक्रियाएं हैं ये सब, है। ये बात है, मैंने शायद एक वो दिया होगा आपके सामने। देखिए ये कुछ प्रक्रियाएं चलती है रिसर्च में, थोड़ी बहुत समझ ज़रूर बनाइएगा क्योंकि आपका एक है तो इसमें पूछी जा सकती है। आप सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम। आप उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, मतलब आप कोई रिसर्च करने चाह रहे हैं तो उससे पहले कुछ पढ़िएगा ना, तो वो हो गया। उसके बाद आप क्वेश्चंस बनाते हैं, उसके बाद आप डिजाइन बनाते हैं, आप सैंपल चुनते हैं, कलेक्शन करते हैं डेटा का, आप उसका एनालिसिस करते हैं और उसका एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। ये होता है पूरी प्रक्रिया रिसर्च का। अगर नहीं है जानकारी तो थोड़ा सा इसको बढ़िया से देखिएगा, और कोई डाउट हो तो ज़रूर मैं कमेंट करिएगा और मैं विस्तृत रूप में आपको बता दूंगा। निम्नलिखित में से कौन रक्षा युक्ति है? रक्षा युक्ति का मतलब यहाँ डिफेंस मैकेनिज्म है, डिफेंस मैकेनिज्म, है ना। आप जानते होंगे कि जो फ्राइड हैं उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति एडजस्टमेंट के लिए बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म का प्रयोग करता है अपने डेली लाइफ में, है ना। तो उसमें पूछ रहा है कि इनमें कौन एक जो उन्होंने लगभग 16-17, मैं ऐसे कोई गिनती का एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने भी बीएड के दौरान पढ़ा था। तो 20-21 रक्षा युक्तियों के बारे में बहुत होते हैं, हालांकि हाँ 20-21 कुछ भी होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो इसमें कह रहा है कि कौन एक रक्षा युक्ति है, तो क्या अहम शक्ति है। अहम शक्ति को हम ईड एनर्जी के रूप में देख सकते हैं, इसको प्रोजेक्शन कहते हैं। अगर आप थोड़ा हिंदी से तकलीफ हो रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, प्रोजेक्शन इसको कहेंगे, प्रोजेक्शन। क्या प्रोजेक्शन है काम शक्ति, सेक्सुअल एनर्जी होगा ये, सेक्सुअल एनर्जी ये होगा। इनमें से में कोई नहीं, क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर है, आप मेरे ख्याल से जानते होंगे, ये प्रक्षेपण होता है। प्रोजेक्शन, प्रक्षेपण, है ना। प्रक्षेपण में क्या होता है, जैसे घर में बहू ने सास को गाली दिया तो, या फिर उस पर गुस्सा दिखाया तो बहू ने बच्चों पर थप्पड़ लगा दिया। तो जब आप प्रोजेक्ट कर देते हो अपनी कोई समस्या को, इमोशन को, है ना, दूसरे जगह प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्रक्षेपण। एक तरीका है ना एडजस्टमेंट का, क्योंकि आपको गुस्सा बहुत आया हुआ है, हाँ। तो या फिर कोई टीचर है जो अपने घर में लड़ाई करके गया और बच्चों पर तड़ातड़ देखे हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रोजेक्शन। तो ये है, आगे बढ़ते हैं। देखिए एक जो सम ऑफ दी इम्पॉर्टेंट जो हो सकते हैं ऐसे डिफेंस मैकेनिज्म, उसको मैंने यहाँ दे दिया है। आप इसको गूगल पे भी देख सकते हैं, लेकिन है, इन सबों को आप पढ़ सकते हैं। रिप्रेशन है, प्रोजेक्शन है, डिनायल है ना, रिग्रेशन है, ये सब है कुछ इम्पोर्टेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिस चिकित्सा विधि, 5वां क्वेश्चन है, जिस चिकित्सा विधि में मन तथा शरीर की एकता पर बल दिया जाता है उसे कहा जाता है क्या? साइकोलॉजी में आप जानते हैं गेस्टॉल्ट, आप एक बहुत मतलब कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है, या फिर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के रूप में जान सकते हैं, जिसमें किसी नॉलेज को प्राप्त करने के लिए वो क्या बात करता है, वो बात करता है कि जब हम किसी चीज़ की इंक्वायरी करते हैं तो उसकी टोटालिटी में हम देखते हैं। यह जो शब्द है गेस्टॉल्ट, इसका मतलब ही होता है एक एग्रीगेट या टोटल, है ना, जर्मन शब्द है गेस्टॉल्ट। और जनरली जो मनोवैज्ञानिक थे, जैसे आप कोफका का नाम सुने होंगे, वर्दीमत का नाम सुने होंगे, कुटलेबिन का नाम सुने, तो ये जो लोग थे वो लोगों ने इस थ्योरी को दिया था गेस्टॉल्ट का। तो इसका मतलब होता है सीधा सीधा क्या, समग्रता, है ना, टोटालिटी,
है ना। तो इसलिए इसका आंसर होगा ये। चिंपांजी वाला आपने अगर प्रयोग पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे, केला जो पकड़ता है ना तो उसमें कैसे चीज़ों को जोड़ जोड़ के एक कंप्लीट बनाता है, केला को निकालता है। पूरी स्टोरी नहीं बताएंगे, बड़ी लंबी है। हाँ, छठा क्वेश्चन देखते हैं। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी एक रिसर्च का कह सकते हैं रिसर्च मेथड है। रिसर्च जब कोई करता है तो उसकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव के अनुसार कई तरह के रिसर्च स्टडीज होते हैं। इसमें अगर मुख्य रूप से आप जानना चाहें तो थोड़ी लंबी कक्षा ऐसे में हो जाएगी। हालांकि दो मुख्य अप्रोच होते हैं रिसर्च के, जिसमें एक क्वालिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। हाँ, क्वांटिटेटिव। तो जो क्वालिटेटिव होते हैं इसके कई मेथड होते हैं और जो क्वांटिटेटिव होते हैं उसके कई मेथड होते हैं। जो केस स्टडी है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड है। तो इसमें क्या होता है, तो अनुवांशिकी तथा सूक्ष्म जैविकी में किए गए अध्ययन होता है, या विषयी सब्जेक्ट इकाई तथा इसमें संबंधित स्थितियों का गहन परीक्षण होता है। विद्यमान सामाजिक राजनीतिक स्थिति पर रिपोर्ट होता है। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के क्षेत्र में विशिष्ट शोध नहीं। इसका जो काम होता है, हम किसी भी सब्जेक्ट या फिर कोई इकाई, खास करके जो कोई विशिष्ट होता है समाज का या फिर किसी भी क्लास में, जैसे केस स्टडी किसका करते हैं, जो कि सामान्य से हटकर हो। जैसे किसी कक्षा में, आप क्लासरूम में ले लीजिए, तो कोई क्लासरूम में कोई बच्चा है जो बहुत बोलता रहता है हमेशा, तो उसकी केस स्टडी करी जा सकती है। या फिर कोई ऐसा बच्चा है जो कभी बोलता ही नहीं है, तो उसकी केस स्टडी करी जा सकती है। या फिर कोई मतलब द पर्सन और द यूनिट दैट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर, स्पेसिफिकेशन उसका होता है, उसका विशिष्टीकरण होता है, उसकी केस स्टडी करी जाती है ना। केस स्टडी जो जनरल होता है उसकी नहीं करी जाती है। या कोई ऐसी सोसाइटी है, कोई ऐसा ट्राइब्स है, कोई ऐसी कल्चर है, तो उसकी केस स्टडी करी जाती है जो डिफरेंट हो, है ना। ये बात हुई। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां, मनोविदलता के रोगी में निम्नलिखित में से कौन सा विभ्रम, हेलुसिनेशन की प्रबलता अधिक होती है? देखिए क्वेश्चन समझिए। मनोविदलता, इसको साइकोसिस के रूप में आप जान सकते हैं, या आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर समझिए, या सिजोफ्रेनिया, इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। मनोविदलता, साइकोसिस, रोगी में निम्नलिखित में कौन सा विभ्रम, एक विभ्रम होता है, एक होता है भ्रम, इसको हेलुसिनेशन कहते हैं, और एक भ्रम होता है, इसको इल्यूजन कहते हैं। हाँ, तो इसमें कह रहा है कि मनोविदलता के रोगी में निम्नलिखित में से कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? तो दैहिक विभ्रम ज़्यादा होता है, श्रवण विभ्रम होता है, मतलब ऑडिटरी होता है, या फिजिकल विजुअल हेलुसिनेशन, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें जो साइकोसिस या सिजोफ्रेनिया जो होता है, सिजोफ्रेनिया का आप जानते हैं ना कि कोई चीज़ नहीं भी है तब भी उसको होने का एहसास होता है, थोड़ा एक तरह का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है ना। तो इसमें ज़्यादातर जो उसको लगता है कि कुछ नहीं भी आवाज़ आ रही तब भी आवाज़ आने का उसको भास ज़्यादा होता है। हालांकि विजुअल वो भी होता है, हेलुसिनेशन होता है, लेकिन ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। एक जो सिजोफ्रेनिया है उसको एकदम आवाज़ें उनको सुनाई देती हैं, कोई इवेंट उसको बहुत सुनाई देता रहता है, मतलब दिखाई दे रहा होता है ना। तो ये हुआ बात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाइपोथेसिस, ये भी रिसर्च से रिलेटेड एक स्टेप होता है, जहाँ पर आप कोई प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका एक टेंटेटिव सॉल्यूशन आप ढूंढते हैं, उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं। देखिए हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस ऐसे भी सुनने में परिकल्पना, आप कल्पना करते हैं कि ऐसा हो सकता है। जैसे अगर आपने रिसर्च का एक टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी ने यह रिसर्च का टॉपिक लिया कि हाँ, घरेलू जो वातावरण है, घरेलू वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव, मतलब द इम्पैक्ट ऑफ डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर इन एजुकेशनल अचीवमेंट। तो अगर इसका कोई स्टडी करना चाहे कि घरेलू जो वातावरण है उसका बच्चों के शैक्षिक या मतलब उसका एजुकेशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वह एक क्या करेगा, अनुमान लगाएगा, एक तरीके का ये हो सकता है, ऐसा कोई एजम्पशन लगाएगा। तो क्या कर सकता है, वह अनुमान लगा सकता है कि घरेलू वातावरण का
शिक्षा पर या शैक्षिक उपलब्धि पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, एक परिकल्पना हुआ। एक परिकल्पना यह हो सकती है कि घरेलू वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, या नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस तरीके से हाइपोथेसिस बनाया जाता है। सो व्हाट इज हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन of any problem, particularly in research. The hypothesis means tentative solution of a problem and which is tested in the research process, है ना, जिसको हम रिसर्च प्रोसेस में बाद में टेस्ट करते हैं। क्या जो मैंने हाइपोथेसिस जो किया था, क्या यही सही है, कौन सा गलत, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। कई हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, हाइपोथेसिस है एक निश्चित एवं स्थापित निष्कर्ष, बिल्कुल नहीं। निश्चित और हाइपोथेसिस निश्चित एवं स्थापित नहीं होता। शोध पथ का एक भाग, आंकड़ों का मूल्यांकन करने की रणनीति, व्याख्या प्रदान करने वाला एक अनंतिम कथन। तो इससे हम व्याख्या शुरू करते हैं। हर एक अनंतिम, अंतिम नहीं, अनंतिम, अंतिम का उल्टा हुआ अनंतिम। तो एक टेंटेटिव होता है सॉल्यूशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक शोध को का अर्थ है, प्रयोगात्मक शोध का मतलब होता है क्वांटिटेटिव, जैसे मैंने बताया ना, क्वांटिटेटिव रिसर्चेस जो होते हैं उसमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस इसको कहते हैं इंग्लिश में, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्चेस हैं, है ना, तो उसमें कह रहे हैं उसका अर्थ क्या होता है। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस जनरली साइंस में भी, साइंसेस के जो विषय हैं उनमें बेहद ज़्यादातर होते हैं, और एजुकेशन में भी होता है। मेरा विषय एजुकेशन है, तो एजुकेशन में भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस खूब होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें तीन चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इसका तीन विशेषता किसी भी अगर को याद रखना हो तो जानना जरूरी है। एक होता है कि हम किसी एक वेरिएबल को कंट्रोल करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं। मैनिपुलेशन मतलब होता है तोड़ जोड़ तोड़ करते हैं। अब इसका डिटेल तो हम एकदम रिसर्च नहीं बताने लग जाए, मैं जैसे पढ़ता हूँ तो इतना डिटेल नहीं, बस हम बता दे रहे हैं थोड़ा थोड़ा। कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल का मतलब कि किसी को एकदम बाहरी वातावरण कोई फर्क नहीं पड़ने देना है, तो उसको कहते हैं मैनिपुलेशन, सॉरी कंट्रोल। मैनिपुलेशन मतलब उसमें थोड़ा सा जोड़ तोड़ करते हैं, इसमें इसको ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद एक होता है रैंडमाइजेशन। ये तीन चीज़ें इसके महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के। तो ये जो तीसरा ऑप्शन आप देख रहे हैं, कुछ चरों को नियंत्रित तथा कुछ को जोड़ तोड़ मैनिपुलेशन, दूसरे चरों पर पड़ने वाले प्रभावों को अध्ययन किया जाता है। बाकी एक को हम ट्रीटमेंट देते हैं और उसका प्रभाव दूसरे पर देते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटमेंट देके हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर उसका परिणाम देखते हैं। ये बात हुई। अगर ये सब चीज़ें बहुत ऊपर ऊपर जा रही तो मुझे बताइएगा, मैं और डिटेल में इसको कभी बता दूंगा। अमूर्त बुद्धि का संबंध है। अमूर्त बुद्धि का मतलब हुआ अब्स्ट्रैक्ट। कहाँ गया, अरे भाई, हाँ, अमूर्त बुद्धि, और इसका मतलब हुआ अब्स्ट्रैक्ट। अमूर्त का मतलब होता है अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, है ना। अमूर्त बुद्धि का संबंध इनमें से में किससे हो सकता है? तो एक सफल व्यापारी का कुछ हद तक चयनात्मक कूट संकेतन, सेलेक्टिव कोडिंग, है ना। ये क्या, एक सफल कलाकार, क्या ये होगा? एक सफल नेता किसके पास होगा? एक सफल नेता के पास तो EQ बहुत बढ़िया होता है। मोदी जी के पास है, जहाँ जाते हैं वहाँ की देखिए 2 लाइनें उठा लेंगे। झारखंड आते हैं तो क्या बोलते हैं, जोहार, रावरे मने के स्वागत आहे। तो 1-2 लाइन उनको सीख लिया जाता है ताकि वहाँ के लोगों से जोड़ लिया जाए, या फिर उस तरीके के वस्त्रों को धारण कर लिए। तो कई नेताओं में तो EQ बहुत बढ़िया होता है। या फिर जो लोग मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं, है ना, जो काउंसलर्स होते हैं, उन सबों के पास ये बढ़िया होता है, जो दूसरे को पहचानते हैं। या फिर जो साइंस वगैरह जो होते हैं ना, सन्यासी वगैरह, जो लोग इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, तो उन सबके पास बढ़िया होता है EQ। ये जो होता है अमूर्त बुद्धि, एक सफल कलाकार को मिले दिखता है। जैसे संगीतकार वगैरह हो गए, गीतकार हो गए, सब बहुत कल्पना में सोचता है ना, कवि लोग हो गए। तो एक कलाकार के पास जो होता है एब्स्ट्रैक्ट वाला इंटेलिजेंस बहुत होता है। वो सब कई चीज़ों को जो सामने नहीं, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट।
तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जो आपके सामने नहीं है, तो कलाकारों में ये आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बाकी आप हमारे चैनल से जुड़ने के साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी जुड़ सकते हैं। 15,000 आसपास लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तो इसके लिए इससे लाभ क्या है? इससे लाभ यह है कि आपको डेली जो क्विजेज होते हैं वो आपको मिल जाएंगे, और क्विजेज रिलेटेड टू पर्टिकुलरली अभी जो JPSC PT है उससे रिलेटेड क्विजेज हो सकते हैं, और हमारी जो चैनल के और महत्वपूर्ण कोर्सेज हैं उनकी जानकारी के लिए आप हमारे स्टडी फॉर गोल्स ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से आप कंटेंट का लाभ उठा सकते हैं, कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। आप देखिए, एक रिसर्च से रिलेटेड एक और टर्म आ जाता है। मैं बहुत बड़ा टर्म नहीं लाया हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझा दूंगा बस। विश्वसनीयता क्या है? रिलायबिलिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में। बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, कोई रिसर्च करता है तो उसके लिए रिलायबिलिटी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो रिलायबिलिटी क्या है? रिलायबिलिटी, जैसे विश्वसनीय हम किसको कहते हैं? जैसे आपको छोटा सा उदाहरण देते हैं, जैसे आप में से 2-4 दोस्त हैं, तो आप दोस्त किसको बनाते हैं? जो बहुत विश्वसनीय। विश्वसनीय क्या होता है कि मान के चलिए आपने उसको 2 बातें बताई, है ना, 2 बात बताएं, 3 बात बताएं, 4 बात बताएं, आपको पता चला कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपने कहा कि मत किसी से बताना, या फिर कुछ चीज़ें जो बहुत प्राइवेट बहुत निजी हैं उसको दूसरों साझा नहीं करता, तो आप मान जाते हैं। फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी बार बार आपके जो सच में ज़रूरत की चीज़ें उसको हेल्प करता है, मदद करता है, फिर काम आता है जब काम ज़रूरत के समय, तो आपके लिए विश्वसनीय हो जाता है ना। तो आप टेस्ट करते हैं। आप क्या होता है कि और कोई ऐसा व्यक्ति है जो एक बार काम आया, दूसरे बार देखे कि बेटा धोखा दे दिया, है ना, इस तरीके से हो सकता है। या फिर वो उसका जो नेचर है वो कंसिस्टेंट नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि विश्वसनीय नहीं है। तो विश्वसनीय रिसर्च में ही होता है कि आप जो डेटा ले रहे हैं, आप जो रिजल्ट दे रहे हैं, वो विश्वास के लायक है कि नहीं, है ना। तो वो जो रिजल्ट है वह कितना कंसिस्टेंट है, कितना विश्वसनीय है, यह देखने की जो कह सकते हैं कि क्रिया है, या जो वो प्रक्रिया है, उसको हम कहते हैं क्या? रिलायबिलिटी। परिणामों की संगतता एवं निरंतरता, कंसिस्टेंसी इसके साथ जुड़ता है। कंसिस्टेंसी आपका कितना है? यदि किसी ने 12वीं कक्षा के बच्चों का अंग्रेजी का पत्र का टेस्ट लेता है, ठीक है, उसके बाद पाता है कि 30% बच्चे जो हैं औसत हैं, नहीं 60% बच्चे जो हैं औसत हैं, उसके बाद कितने बच गए? 40-20% जो हैं थोड़ा कमज़ोर हैं, और 20% बहुत कैसे हैं, थोड़ा बढ़िया है, उच्चतर बुद्धि के हैं, है ना। अब कोई और अगर रिसर्चर करे उन्हीं पर और उसी तरीके को रिजल्ट आया, तो हम क्या कहेंगे कि ये जो पहले वाला था मतलब दोनों क्या है? विश्वसनीय है, कंसिस्टेंसी है दोनों के रिजल्ट में। नहीं तो एक अलग एकदम अलग आ जाए, एकदम अलग, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, देखना पड़ेगा, फिर ये बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, भिन्न भिन्न से लोग, 12वां प्रश्न है, भिन्न भिन्न से लोग विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं, मनोविज्ञान में से क्या कहा जाता है? हाँ, बहुत से लोग हैं जो आपको विभिन्न परिस्थितियों में आपको दिखेगा कि बहुत अलग तरीके से बात करते हैं, उनकी रहने खाने और बोलने चलने हर तरीके की उनकी में उनके यहाँ डिफरेंसेस है। तो पूछ रहा है कि यह जो डिफरेंसेस हम लोगों में देखते हैं उनकी खाने पीने रहने, है ना, भारत को कहते हैं कि द कंट्री इज ऑफ डाइवर्सिटी, है ना। तो इसमें यही है कि बहुत से लोगों में जो इतने जो डिफरेंसेस है, इसको हम साइकोलॉजी में कौन से टर्म देते हैं? तो इसके लिए एक बहुत सामान्य सा टर्म है, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से जानते हैं कि हर व्यक्ति, और खास करके चाइल्ड साइकोलॉजी मानता है कि हर बच्चा जो है उसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। सबको आप डॉक्टर इंजीनियर नहीं बना देंगे, है ना। कुछ संगीतकार, कुछ गीतकार, कुछ नाटककार, कुछ भी बनेंगे, है ना। उसमें सब में अलग अलग क्षमताएँ होती हैं। साइकोलॉजी इसको मानता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। हाँ, ये बात हो गई, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है? युग नहीं होना चाहिए, यंग है ना, सॉरी हाँ, युग होना चाहिए, यंग। कार्ल जंग का नाम सुना है ना आप? वो जो ये सब ठीक जो सिगमंड फ्राइड था उसके ही समझिए समकालिक थे, लेकिन थोड़ा सा बाद समझिए। कार्ल जंग, एडलर थे, अल्फ्रेड एडलर, कार्ल जंग, ये सब उसी के हैं।
तो उसमें कह रहा है कि इसमें कौन एक व्यक्तित्व प्रकार के अंतर्गत नहीं शामिल है। तो देखिए जंग के अनुसार उसने इंट्रोवर्ट की बात करी थी, इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट की बात करी थी, और उभयमुखी एम्बीवर्ट की बात करी थी। एंडोमॉर्फ का बात मेरे ख्याल से सेल्डन ने अपने टाइप जो पर्सनालिटी के टाइप थ्योरी दी थी उसमें बात की थी, है ना। तो यंग के अनुसार ये इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट का कॉन्सेप्ट दिया था। अगला, किस अवस्था में जननेंद्रिय पर फोकस होता है? देखिए जो सिगमंड फ्राइड है उसने साइकोसेक्सुअल स्टेजेज की बात की है ना। तो उसमें कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्टेज है, जैसे उसने सबसे पहले बात की तो ओरल स्टेज की, तो गुदावस्था है जिसको हम एनल स्टेज कहते हैं। उसके बाद लिंग प्रधानावस्था जिसको जेनाइटल स्टेज कहते हैं, और सुषुप्तावस्था लेटेंसी स्टेज और ओरल स्टेज। एक और स्टेज उसने फैलिक स्टेज की भी बात की है। तो इसमें कह रहा है कि जनन इंद्रियों पर कौन से स्टेज में फोकस होता है, तो इसका तो ना यहाँ लिख ही दिया है, लिंग प्रधानावस्था, है ना। ये तो इसमें मतलब कि जब बच्चा जनरली ये जेनेटल स्टेज का है, ये जब आप बच्चा टीनेज में पहुंचता है तो उस वाला मतलब समझ लीजिए 13 से ऊपर 13 प्लस समझ लीजिए। ये एनल स्टेज है, ये एनल स्टेज मेरे ख्याल से इन्फेंसी के बाद वाला है। जैसे ये सबसे पहले हो गया ये इन्फेंसी वाला, मेरे ख्याल से 0 से 1.5 साल समझ लीजिए, 1.5 साल से ये 5 साल के आसपास समझ लीजिए, और 5 साल से 11 साल वाला जो है ये 5 से 11 समझ लीजिए, ये सुषुप्त अवस्था, जिसमें फ्राइड मानता है कि इस स्टेज के बच्चों में सेक्सुअल जो एनर्जी होती है बिल्कुल क्या होती है, लैटेंट होती है, सुषुप्त अवस्था में होती है ना। ये बात हो गई। गुदावस्था का सीधा मतलब एनल स्टेज, इस स्टेज में बच्चे टॉयलेट ट्रेनिंग के जरिए सेक्सुअल एनर्जी को फील करते हैं, इस तरीके की बात उन्होंने कहा। ओरल स्टेज का क्या मतलब है? ओरल स्टेज का मतलब है कि जिसमें बच्चे मुख के द्वारा सेक्सुअल प्लेजर को वो करते हैं, जिसमें उसने कहा कि जैसे कि वो जब ब्रेस्ट फीडिंग होती है ना बच्चों की, तो उसके जरिए कहते हैं सेक्सुअल एनर्जी को वो सब प्राप्त करते हैं, इस तरह की बात उन्होंने कहा। आगे बढ़ते हैं। 15वां क्वेश्चन, पारिस्थितिकी गरीबी क्या है? देखिए एक पेपर आपका वो भी होगा ना, समकालीन ऐसे तो मनोविज्ञान एवं सामाजिक समस्याएं, इस तरीके के पेपर है, एक यूनिट है, तो उससे संबंधित इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पारिस्थितिक गरीबी क्या है ना। सिचुएशनल पॉवर्टी किसको कह सकते हैं? बाहर निकलने के साधन से असुसज्जित, मतलब क्या ये है समाज के औसत मानकों को पूरा करने में असक्षम, अनिवार्य वस्तुओं की कमी जैसे आवास, पेयजल और भोजन, क्या यह है? पर्यावरणीय आपदाओं, तलाक, संबंध विच्छेद और अन्य मामले जैसे कि खराब स्वास्थ्य आदि के कारण। तो इसका पारिस्थितिकी गरीबी का मतलब है जो परिस्थिति के कारण कोई व्यक्ति गरीब या कोई परिवार गरीब हो जाता है या कोई समाज गरीब हो जाता है। तो पर्यावरणीय आपदाएं किसी क्षेत्र विशेष में, किसी परिवार विशेष में जब आ जाती है ना, बाढ़ हो गया या फिर चक्रवात हो गया या फिर भूकंप हो गया या फिर कोई और ऐसी आपदा जैसे ह्यूमन क्रिएटेड भी हो सकता, तो क्या जैसे तलाक वगैरह हो गया, तो इससे जो गरीबी आती है उसको हम परिस्थितिकी गरीबी कहते हैं। तो इसका जो सही होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, ये बात। अगला प्रश्न देखते हैं। हाँ, ये पुस्तक के बारे में कह दिया कि अगर आप जेपीएससी की तैयारी में हैं तो ज़रूर इस पुस्तक को देखें, पढ़ें, बहुत ही बेहतरीन है यह किताब, हमने खुद देखी है। हाँ देखिए, थोड़ा सा क्लिनिकल साइकोलॉजी टाइप का कुछ क्वेश्चन होंगे। एमआरआई, ये सब के नाम तो आपने सुना होगा, सीटी स्कैन, एमआरआई, मेरे ख्याल से 2 प्रश्न इसमें मैंने डाला है। तो एमआरआई का क्या कार्य है? आप सबसे पहले इसका फुल फॉर्म मुझे बताइएगा कि क्या होता है एमआरआई। हो सकता है इसको पूछ दे कि एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमआरआई का क्या कार्य है? स्नायु क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के स्तरों में वृद्धि को संसूचित करता है, मस्तिष्क में हाइड्रोजन संकेंद्रण में विभेद को मापता है, मस्तिष्क के गुणज खंडों को एक्सरे के संयोजित कर मस्तिष्क की 3D प्रतिभा का निर्माण करता है, या फिर अंतर्वेशित पदार्थ जिन्हें रेडियोधर्मी बनाया गया है उनके विकिरण से उत्पन्न प्रतिमा होती है इसमें। नहीं, इसका जो सही उत्तर है ये ऑप्शन नंबर 3 होगा। मस्तिष्क के गुणज खंडों को एक्सरे को संयोजित कर मस्तिष्क की 3D प्रतिमा को निर्माण करता है यह, है ना। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक
देखिए जान ही लीजिए अब क्यों आपको बहुत मेहनत कराएं। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये होता है इसका फुल फॉर्म, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, MRI। ठीक, जनरली किसी व्यक्ति का CT स्कैन से नहीं पता चलता तो उसको MRI कराया जाता है, मतलब पूरी बॉडी को एक तरीके से स्कैन किया जाता है प्रॉपरली, और कह सकते हैं कि डीपर वे में। CT स्कैन क्या है? अब CT स्कैन का फुल फॉर्म, CT स्कैन का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। हाँ, ये हो गया। अब इसमें क्या होता है? स्नायु क्रिया के दौरान ऑक्सीजन के स्तरों में वृद्धि को संसूचित करता है। मस्तिष्क ऊतक में हाइड्रोजन संकेंद्रण, है ना, में विभेद को मापता है। मस्तिष्क के गुणज खंडों को, अच्छा ऑप्शन लगभग वही है। इसका जो सही आंसर है यह है मस्तिष्क ऊतक में हाइड्रोजन जो संकेंद्रण होता है में विभेद को, जो हाइड्रोजन संकेंद्रण के विभेद को मापता है, ये है इसका काम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे ख्याल से अंतिम पड़ाव की ओर होंगे हम लोग। परामर्श निर्देशन, यह भी एक पोर्शन है। जनरली साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो ये सब तो छूटेगा ही इसमें, कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो परामर्श का उद्देश्य क्या होता है? दो चीज़ें हैं इसमें, एक निर्देशन होता है, एक परामर्श होता है। मतलब परामर्श का मतलब है काउंसलिंग, है ना, तो इसको क्या है ये? काउंसलिंग। तो कह रहा है काउंसलिंग क्या होता है? इसका उद्देश्य विकासात्मक होता है क्या? डेवलपमेंटल होता है? नहीं। निरोधात्मक, प्रिवेंटिव होता है? उपचारात्मक होता है? देखना पड़ेगा इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल उपचारात्मक। आप जाते ही तब है काउंसलिंग में जब आपके पास प्रॉब्लम थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी होती है, तब जाते हैं। इसके लिए इसका क्लिनिकल चीज़ों पर परामर्श लिया जाता है। आप देखिएगा जिन लोगों को बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लग जाती है उनको लेना पड़ता है गाइडेंस। जनरली आप करियर से रिलेटेड या फिर कुछ ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स के लिए आपको गाइडेंस दी जाती है ना। काउंसलिंग जनरली जब समस्या बहुत डीपर वे में चली जाती है तब होती है। तो यह निरोधात्मक कह सकते हैं कि निरोधात्मक एक तरीके से क्या हो सकता है? गाइडेंस हो सकता है कि भाई आप कोई गलत कोर्स ना चुन ले, उससे पहले गाइडेंस लेंगे तो आप सही कोर्स की ओर चले जाएंगे, या फिर जीवन के कुछ निर्णय लेना हो तो उससे रिलेटेड आपको गाइडेंस मिल सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग जब बाद में डिप्रेशन या फिर कुछ और मेजर प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में जाता है तब परामर्श लेता है, काउंसलिंग लेता है। चलिए 19वां प्रश्न अब खत्म की ओर है। मात्रात्मक चर, देखिए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जैसे मैंने बताया था, तो 1 मिनट का इसमें समय लगेगा। मात्रात्मक चर का उदाहरण है, मैं थोड़ा समझा देंगे। मात्रात्मक चर का उदाहरण इनमें से में कौन है? बुद्धि, लब्धि, उपलब्धि, लंबाई, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए 2 तरह के चर होते हैं रिसर्च में जब हम बात करते हैं, तो मात्रात्मक और गुणात्मक। मतलब क्वांटिटेटिव, इसको मैं इसको समझ लीजिए, और एक होता है क्वालिटेटिव। अब जैसे मैंने बताया कि रिसर्च में 2 अप्रोचेस होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव का मतलब है, क्वांटिटी मतलब आप समझते हैं ना मात्रा, और क्वालिटी का मतलब होता है गुण। तो साइकोलॉजी में ऐसा है कि जिन भी वेरिएबल्स को, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स वो कह सकते हैं कि वैसे कह सकते हैं वेरिएबल्स को आप रिसर्च में ऐसे समझ लीजिए कि जो वेरी करते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा ना कि वेरिएबल्स क्या है? दैट वेरी, जो इनको बदला जा सकता है। इसमें रिसर्च में क्या होता है? जो मेजरेबल होते हैं, जिनको मेजर करा जा सकता है, जिनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। जैसे मैंने कहा ना कि विद्यालय घरेलू वातावरण का शैक्षिक उपलब्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसमें विद्यालय वातावरण मतलब कि घरेलू वातावरण, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर एक वेरिएबल हुआ। इसके जगह में हम दूसरा कर सकते हैं ना, तो ये बात हुई। तो इसमें कह रहे हैं कि
जो क्वांटिटिव होते हैं वेरिएबल्स, उसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम क्वांटिटी में व्यक्त कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको हम नंबर्स में लिख सकते हैं, इसका क्वांटिटी को हम बता सकते हैं। लेकिन क्वालिटेटिव जो होता है, वो क्वालिटेटिव जो वेरिएबल्स होते हैं उसको हम क्वांटिटी में नहीं वो डिस्क्राइब कर सकते हैं, लिख सकते हैं, उसको हमको डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, उसके बारे में लिखना पड़ेगा, उसको हम कोई अंक में नहीं लिख सकते, नंबर्स में नहीं लिख सकते। बस ये अंतर है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। यहाँ गुण है ना, तो उसको हम नहीं कर सकते हैं। जैसे किसी समाज की मान के चलिए किसी सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के है जिसमें बार बार आपदाएं आती हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं उनके अनुभव, उनके द्वारा जिए गए जो अनुभव उनको जानना हो, तो उनको हम कैसे अंकों में दिखाएंगे? मुश्किल है ना। अगर कोई बच्चा कोई बच्चा किसी परीक्षा पेपर में अंक लाता है कितना, तो उसको अंक में हम दिखा देंगे कि हाँ भाई उसने मैथ्स में 60 नंबर लाया, इंग्लिश में 70 नंबर लाया। इस तरीके से हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं। शैक्षिक उपलब्धि, तो ये क्या हुआ, शैक्षिक उपलब्धि, एजुकेशनल अचीवमेंट एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स है, जबकि क्वालिटेटिव में क्या है, जो ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसको हम क्वांटिटी में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना, जैसे किसी का एक्सपीरियंसेस हो गया, है ना, या फिर कोई लिव्ड किसी के द्वारा जिए गए वो अनुभव हैं, तो उसको कैसे करेंगे आप, वो तो कुछ वैल्यूज हो सकते हैं उस तरीके से। तो ये बस अंतर है। तो इसमें कह रहे हैं मात्रात्मक चर का उदाहरण है, तो इसमें देखिए बुद्धि को आप, बुद्धि तो क्या है क्वांटिटी में, उपलब्धि वो भी हो सकती है, लंबाई, ये सब क्वांटिटेटिव का उदाहरण है, इसको क्वांटिटी में दिखाया जा सकता है। चलिए ये बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा डिस्क्रिप्शन ज़्यादा देना पड़ा। विकास का मस्तकाधुमुखी, ये अगर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा तो उसमें दो टर्म आते हैं, एक सेफेलोकॉर्डल आता है और एक आता है क्या, एक सेफेलोकॉर्डल आता है और एक आता है क्या बोलते हैं उसको भाई, ज़्यादा नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन इसमें क्या होता है सेफेलोकॉर्डल में, उसको बताइए। सेफेलोकॉर्डल विकास का क्रम सर से पैर की ओर, पैर से सर की ओर, शरीर के मध्य से चारों ओर, तीन में से कोई नहीं। तो इसमें सेफेलोकॉर्डल में होता है विकास का क्रम सर से पैर की ओर, मतलब जो विकास है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का विकास पहले हेड का होता है एंड देन इट गोज टू द टू हेड, कहते हैं ना इसको, हेड टू टो तक का डेवलपमेंट, तो सेफेलोकॉर्डल। हाँ, एक याद आ गया, एक और होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल ये होता है आपको सेंटर टू पेरिफेरी, जिसमें ये बात है ना कि शरीर के मध्य से चारों ओर, तो ये वाला जो है ये है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये हो गया आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये बात है। चलिए ये मेरे ख्याल से 20 प्रश्न ही आज थे और आपके लिए एक प्रश्न जरूर होगा। हाँ, निर्देशन, जैसे मैंने परामर्श पर आज बात किया है, थोड़ी बहुत बात की है, आप कमेंट में मुझे बताएं कि निर्देशन का क्या है। निर्देशन एक प्रक्रिया है, तो कैसी प्रक्रिया है, छात्रों को सलाह देने की, छात्रों के विषयों का ज्ञान देने की, ए और बी दोनों, या उपर्युक्त में से में कोई नहीं। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। और जिन लोगों ने साइकोलॉजी का कोर्स ले रखा है या लेने के इच्छुक हैं, तो स्टडी फॉर गोल्स ऐप पर आप जाएं और आप कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। मेरे ख्याल से 249 रुपये की लागत पर आपको बढ़िया मॉक टेस्ट मैंने ही तैयार किया है, तो जो प्रश्न उसमें दिए गए हैं, सेक्शनल भी मैंने कुछ उपलब्ध कराए हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत कारगर हैं, काम के हैं, और उसमें कुछ डाउट होता है तो ज़रूर बताएं, है ना। तो यहीं आज की कक्षा समाप्त करते हैं। बाकी आपकी कमेंट, आपकी फीडबैक इम्पॉर्टेंट है। चलिए देख लीजिए, मेरे ख्याल से हाँ, ये झारखंड महिला परीक्षिका मनोविज्ञान के लिए ये है, ये आपका मिल गया। इसमें 25 फुल, लेकिन उसकी ज़रूरत उतनी पड़ेगी नहीं, रिपीटेड आपको मैं 25 दे दूंगा, उससे बेहतर है ना कि मैं 10 से 15 बढ़िया बना के दे दूँ, तो दैट इज ओनली द टाइम वेस्ट और आपके लिए भी नहीं होगा। ये हो गया आपका यहाँ आंसर की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ख़त्म करते हैं कक्षा को। चलिए, ऑल द बेस्ट।